अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स वेलकम टू अलहम डायनामिक वर्ल्ड। हम डिस्कस कर रहे हैं एमडीकेट बायोलॉजी का यूनिट नंबर 7 और लेक्चर हमारा है थर्ड। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ब्लड वेसल्स को और साथ में हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर की। ब्लड वेसल्स जो हैं ये तीन हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। इन तीनों के स्ट्रक्चर, फंक्शन और जो इनके फर्दर जो इनके फीचर्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे अपने आज के लेक्चर में। तो हम स्टार्ट करते हैं आर्टरी से। आर्टरीज होती हैं, दीज आर द ब्लड वेसल्स विच टेक ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन है कि इन्होंने ब्लड को लेकर जाना है अवे फ्रॉम हार्ट, ये दिल से दूर लेकर जाती हैं। दूसरी तरफ आपके पास हैं वेन्स। वेन्स का फंक्शन क्या है? वेन्स का फंक्शन है दे टेक ब्लड टुवर्ड हार्ट, ये टुवर्ड हार्ट मूव कर रही होती हैं। तो फिर कैपिलरीज का फंक्शन क्या है? कैपिलरीज ना तो ब्लड को दिल की तरफ लेकर जाती हैं, ना ही ये दिल की तरफ से लेकर जाती हैं, ना तो अवे लेकर जाती हैं ना ही टुवर्ड लेकर जाती हैं, बल्कि बेसिकली क्या होती हैं, इनका काम है ये एज ए लिंक काम करती हैं, लिंक बिटवीन वेन्स एंड आर्टरीज। ये आर्टरीज और वेन्स को आपस में लिंक करती हैं, ये इनका फंक्शन है। ठीक हो गया? ये आपने याद रखना है। फर्दर चीजें डिस्कस करने से पहले मैं आपको आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स का स्ट्रक्चर बताना चाहूंगा। अगर आप नोट करें तो यहां पर मैंने 3 एरोज लगाए हैं। आपके पास आर्टरीज में 3 लेयर्स होती हैं। सबसे जो आउटर लेयर होती है ये बनी होती है कनेक्टिव टिश्यू की, along with elastic fibers। कनेक्टिव टिश्यू होते हैं इसके अंदर, ये सबसे आउटर लेयर है और इसे हम ट्यूनिका एक्सटर्ना भी कहते हैं। इसके बाद जो मिडल लेयर है, जो यहां पर ब्लैक में आपको नजर आ रही है, इसमें 2 चीजें होती हैं। इसमें होते हैं इलास्टिक फाइबर्स और साथ में इसके होते हैं स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स और सबसे जो इनर लेयर होती है, ये जो आपको ब्लू कलर में नजर आ रही है, ये होती है एंडोथीलियम। इसे हम एंडोथीलियम कहते हैं और बेसिकली ये एपिथेलियल टिश्यूज की बनी होती है। तो एंडोथीलियम जो है ये एपिथेलियल टिश्यूज की बनी हुई क्या होती है? लेयर होती है। तो इंटरनल लेयर एपिथेलियल टिश्यूज की बनी हुई एंडोथीलियम, मिडल लेयर इलास्टिक फाइबर्स और स्मूथ मसल की बनी हुई जिसे ट्यूनिका मीडिया कहते हैं, और सबसे आउटर जो है वो कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है जिसे ट्यूनिका एक्सटर्ना कहते हैं। ये आपके पास 3 लेयर हैं। अब देखिए आपके पास ऐसी ही 3 लेयर्स कहां पर हैं? वेन्स में भी हैं। वेन्स में भी जो कॉम्पोजिशन है वो यही है, आउटर लेयर कनेक्टिव टिश्यू की, मिडल लेयर स्मूथ मसल और इलास्टिक फाइबर्स की, और इनर लेयर जो होगी वो किसकी बनी होगी? वो बनी होगी एंडोथीलियम उसे कहेंगे, एपिथेलियल टिश्यूज की बनी होगी। जो यहाँ पर एक मेजर डिफरेंस एग्जिस्ट करता है वो करता है इस चीज में कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मिडल लेयर की थिकनेस बहुत ज्यादा है, जबकि यहाँ पर कंपैरेटिवली मिडल लेयर जो है वो लेस थिक होती है, इसकी थिकनेस कम होती है। आप इस चीज को यूं कह सकते हैं कि जो आर्टरी की वॉल्स होती हैं वो ज्यादा थिक होती हैं क्योंकि मिडल लेयर ज्यादा थिक है, जबकि जो वेन की वॉल होती है वो लेस थिक होती है, उसकी मोटाई कम होती है। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है दोनों जगह पर मौजूद प्रेशर, क्योंकि आर्टरीज में ज्यादा प्रेशर बर्दाश्त करना होता है, इसीलिए आर्टरीज के अंदर मिडल लेयर ज्यादा थिक होती है, उसमें इलास्टिक फाइबर्स ज्यादा होते हैं। जबकि वेन्स में क्योंकि प्रेशर काफी ड्रॉप हो चुका होता है, इन्होंने कम प्रेशर फेस करना होता है, तो इसीलिए यहाँ पर स्मूथ मसल्स और इलास्टिक फाइबर्स की बनी हुई जो लेयर होती है वो जरा थिन होती है। ये इनका क्या होता है? स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंस होता है, ये आपने याद रखना है। और रह गई हमारे पास कैपिलरीज। तो कैपिलरीज में आप देख सकते हैं कि सेल की एक सिंगल लेयर होती है जो कि इसको बना रही होती है, एंड दिस इज एंडोथीलियम। ये जो लेयर है ये बेसिकली एंडोथीलियम है। तो इसमें सिर्फ क्या होती है? इसमें सिर्फ एंडोथीलियम होती है। ठीक है, ये इनके स्ट्रक्चर का कंपैरिजन हो गया। फर्दर देखिएगा जरा, टाइप ऑफ ब्लड कौन सा होता है आर्टरीज के अंदर? आर्टरीज के अंदर नॉर्मली अगर हम बात करें तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड, सिवाय एक के। और वो कौन सी है भला? याद करें, हमने लास्ट टाइम भी बात की थी उसकी,
जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, जो पल्मोनरी ट्रंक होता है, उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। बाकी तमाम आर्टरीज में क्या होता है, बाकी तमाम आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करेंगे टाइप ऑफ ब्लड की इन वेन्स, तो वेन्स के अंदर जो ब्लड होता है वो कौन सा होता है, वो होता है डी ऑक्सीजनेटेड, सिवाय एक के, और वो कौन सी थी, पल्मोनरी वेन, उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, क्योंकि वो लंग्स से वापस आ रही है, उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ठीक हो गया। अब बात आ गई कैपिलरीज की, कि कैपिलरीज में कौन सा ब्लड होता है, तो कैपिलरीज के अंदर याद रखें मिक्स्ड ब्लड होता है। ठीक है, यहां पर एक्सचेंज हो रहा है ना, ऑक्सीजन निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो रही है, तो यहां पर मिक्स्ड ब्लड होगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं, वेल्व्स की बात करेंगे कि वेल्व्स जो हैं वो कहां प्रेजेंट होते हैं और कहां नहीं होते। तो याद रखें आर्टरीज जो हैं इनके अंदर वेल्व्स नहीं होते। ठीक है, मैं यहां पर जस्ट लिख रहा हूं नो, लेकिन अगेन हमारे पास दो ऐसी आर्टरीज हैं जिनकी बेस पर वेल्व प्रेजेंट होता है, एक एओर्टा और दूसरा पल्मोनरी ट्रंक, उनकी बेस पर सेमी ल्यूनर वेल्व होते हैं। जब आप हार्ट वाले टॉपिक देखेंगे तो वहां पर ये बात डिस्कस हुई भी है कि वहां पर सेमी ल्यूनर वेल्व होते हैं, लेकिन इन जनरल अगर हम बात करें तो वेल्व्स नहीं होते आर्टरीज में। दूसरी तरफ आपके पास हैं वेन्स, तो वेन्स के अंदर जो वेल्व्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। यस, वेल्व्स आर प्रेजेंट। ठीक है, वेल्व्स क्या होते हैं, यहां पर मौजूद होते हैं। और इन वेल्व्स का काम क्या होता है, हर वेल्व का यही काम है जो कि हम इस सर्कुलेशन में पढ़ रहे हैं कि वो एक नो रिटर्न वेल्व है, वो बैक फ्लो को रोकता है, वो बैक फ्लो नहीं होने देता। ठीक है, तो ये वेल्व होते हैं जो कि बैक फ्लो को करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। अगर हम इसको ड्रॉ करना चाहें तो हम इस वेन के अंदर इस तरह से इस वेल्व को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक नो रिटर्न वेल्व होगा, ये एक तरफ को तो ब्लड को जाने देगा, दूसरी तरफ नहीं जाने देगा। अगर आप इसे दूसरे साइड से देखना चाहें तो ये कुछ इस तरह से पिक्चर बनेगी। लाइक अगर ये एक वेन है तो इसके अंदर इस तरह से क्या होंगे, वेल्व्स होंगे। ठीक है, इस तरह से वेल्व्स होंगे। ये इस बात को इंश्योर करेंगे कि जो ब्लड यहां से यहां चला गया है वो यहां से वापस ना आ जाए, जो यहां से यहां चला गया है वो यहां से वापस ना आ जाए। तो ये एक डायरेक्शन के अंदर ब्लड के फ्लो को रखने के लिए होते हैं। तो यहां पर वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं। अब आ जाए कैपिलरीज पे, तो कैपिलरीज के अंदर भी वेल्व्स नहीं होते। वेल्व सिर्फ आपको कहां मिलेंगे, वेन्स के अंदर। अब आते हैं ब्लड प्रेशर की बात करते हैं। तो ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर जो है वो क्या होगा, ब्लड प्रेशर हाई होगा कहां पर, आर्टरीज में। क्यों, देखिए जब हार्ट पंप करेगा तो हार्ट के पंप करने पर जो प्रेशर जनरेट होगा वो प्रेशर जो है आकर आर्टरीज की वॉल पर लगेगा, और इसीलिए यहां पर प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। जबकि ऑन दी अदर हैंड हमारे पास जो वेन्स हैं इनमें प्रेशर क्या होगा, इनमें प्रेशर लो होगा। कैपिलरीज में क्या सूरत हाल होगी, कैपिलरीज में फॉलिंग प्रेशर होगा। फॉलिंग प्रेशर का मतलब है कि प्रेशर रिड्यूस हो रहा है, और इस पॉइंट को हम आगे भी एक्सप्लेन करेंगे। फॉलिंग प्रेशर यहां पर होगा, प्रेशर जो है वो कम होता जा रहा होगा। ठीक हो गया, तो यहां पर हाई प्रेशर है, यहां पर फॉलिंग प्रेशर है, यहां पर लो प्रेशर है। इसके बाद है पल्स। पल्स क्या होता है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। पल्स ये है कि जब हार्ट पंप करता है ब्लड को और ब्लड प्रेशर के साथ आकर स्ट्राइक करता है ब्लड वेसल की वॉल के साथ, तो अगर तो वॉल इलास्टिक है तो क्या होगा, वो इलास्टिक जो वॉल है वो थोड़ा सा डायलेट करेगी। क्या करेगी, डायलेट करेगी। जब डायलेट करेगी तो हमें वो पल्स की फॉर्म में फील होगी, और ऐसा आर्टरीज में ही पॉसिबल है। ये जो पल्स हम फील करते हैं ये पल्स बेसिकली आर्टरीज में फील की जा रही होती है। तो जी यहां पर हम लिखेंगे कि यस, पल्स जो है वो यहां पर फील होती है, हम इनके थ्रू पल्स फील कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड वेन्स के थ्रू आप पल्स फील नहीं कर सकते, और कैपिलरीज के थ्रू भी आप पल्स फील नहीं कर सकते। ठीक हो गया, तो पल्स हमें आर्टरीज में ही फील होती है। इसके बाद है स्पीड। तो ऑब्वियस बात है, स्पीड जो होगी, वेलोसिटी जो होगी वो आर्टरीज के अंदर क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, आप यहां पर लिख सकते हैं कि यहां पर हाई स्पीड होती है। अगर इसकी वैल्यू मेजर की जाए तो वो 400 टू 500 मिलीमीटर पर सेकेंड होती है।
ठीक है, तो यहाँ पर स्पीड क्या है, यहाँ पर स्पीड हाई है। ऑन द अदर हैंड आपके पास कैपिलरीज में जो स्पीड है वो रिलेटिवली क्या होती है, लो होती है, और थोड़ी सी स्पीड फिर इंक्रीज होती है कहाँ पर, वेन्स के अंदर। तो यहाँ पर हम हाई नहीं लिख सकते, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि स्पीड तो यहाँ पर स्लो ही है, ठीक है, यहाँ पर लो स्पीड है बट हायर देन कैपिलरीज, कैपिलरीज से ज्यादा है यहाँ पर स्पीड, ठीक है, और आर्टरी से क्या होती है, कम होती है। नेक्स्ट है बोर। बोर का मतलब है जो अंदर ल्यूमेन है, जो अंदर स्पेस है, वो किसकी ज्यादा होगी। तो ये तो आपको डायग्राम से भी नजर आ रहा होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर बोर कितना है और यहाँ पर बोर कितना है और यहाँ पर बोर कितना है। तो यहाँ पर बोर क्या होता है, कम, आर्टरीज में बोर क्या होता है, कम, और बोर के कम होने से भी क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है। तो लिहाजा यहाँ पर मैं लिखूंगा कि इनका बोर क्या होता है, लेस होता है, इनके अंदर स्पेस जो होती है वो क्या होती है, कम होती है, जबकि कैपिलरीज और वेन्स का जो बोर होता है वो रिलेटिवली क्या होता है, लार्ज होता है। यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, लार्ज लिखेंगे, ठीक हो गया। तो इनका जो बोर है वो ज्यादा होता है, ये आपने याद रखना है। अब एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, क्या एक्सचेंज ऑफ मटेरियल आर्टरीज में होता है, तो इसका सिंपल सा आंसर है नो। आर्टरीज जो है वो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में इन्वॉल्व ही नहीं है। क्या वेन्स इन्वॉल्व हैं, आंसर है नो, वेन्स भी इस चीज में इन्वॉल्व नहीं है। कैपिलरीज, यस, कैपिलरीज आर इन्वॉल्व इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। और यहां पर एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन सुन लें कि कैपिलरीज जो होती हैं इनके बिल्कुल साथ ही आगे क्या पड़े होते हैं, इनके बिल्कुल साथ ही आगे सेल्स पड़े होते हैं। कैपिलरीज इतनी ज्यादा बारीक और इतनी डेंस होती हैं कि ये तकरीबन हर सेल को अप्रोच कर रही होती हैं। और अगर हम लिवर के केस की बात करें तो लिवर में लिटरली हर सेल जो है वो कैपिलरीज के साथ डायरेक्टली अटैच होता है, हर सेल तक एक्सेस होती है कैपिलरीज की, कैपिलरीज हर सेल तक पहुंच रही होती हैं। तो कैपिलरीज और सेल के दरमियान में एक्सचेंज होता है, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, ये एक्सचेंज कैसे होता है, इस एक्सचेंज की जो तीन चीजें हैं, तीन मैकेनिज्म हैं, वो ये हैं कि या तो ये एक्सचेंज होगा वाया एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब ये है कि जो मटेरियल है जिसने कैपिलरीज से जाना है कहां पर, इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, और उसके बाद उसने जाना है इन सेल्स में, तो वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। यानी पहले ये वाले सेल उसे एक्टिवली बाहर भेजेंगे और फिर आगे वाले सेल उसे एक्टिवली पिक कर लेंगे। या फिर ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि यहां से एक्टिव ट्रांसपोर्ट होकर मटेरियल यहां पर आए और यहां से यहां पर आ जाए। तो एक चीज होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दूसरी चीज क्या होती है, दूसरी चीज होती है कि मटेरियल्स जो हैं वो यूज करते हैं सेल के दरमियान में जो स्पेस होती है, जो इंट्रासेलुलर स्पेसेस हैं। देखें, ये जो दो सेल आपस में जुड़े हुए हैं इनके दरमियान में डेफिनेटली माइक्रोस्कोपिक गैप प्रेजेंट है, और उस गैप को यूटिलाइज करते हुए भी मटेरियल क्या करते हैं, बाहर मूव कर जाते हैं। और सिमिलरली उसी गैप को यूज करते हुए मटेरियल सेल के अंदर भी आ जाते हैं, तो इस गैप को भी यूज किया जाता है। और तीसरी जो चीज है यहाँ पर वो है एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, ठीक है, यहाँ पर एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस का भी सहारा लिया जाता है, ठीक है, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस से भी मटेरियल क्या करते हैं, मूव करते हैं, ये आप याद रखेंगे, ठीक हो गया। तो ये तीन जो चीजें हैं ये तीनों मटेरियल्स के एक्सचेंज के अंदर इन्वॉल्व हैं। एक्चुअली ये मटेरियल पे डिपेंड करेगा कि वो मटेरियल जो है वो किस तरीके से मूव कर सकता है। उसे कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है तो एक्टिवली मूव करवाना पड़ेगा, अगर वो सेल के दरमियान में स्पेसेस से गुजर सकता है तो फिर वो उससे मूव कर जाएगा, अगर वो बड़ा बल्क में है, कोई बल्की मटेरियल है तो उसे एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस से मूव करवाना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और भी समझ लें जो कि आपको आगे लिम्फेटिक सिस्टम में पढ़ने में हेल्प करेगा। कैपिलरीज की ये जो मैंने बनाए सेल, इनके दरमियान मैंने आपको मेंशन किया कि गैप होते हैं, माइक्रोस्कोपिक गैप होते हैं। उन माइक्रोस्कोपिक गैप से कुछ वाटर बाहर चला जाता है, कुछ वाटर मॉलिक्यूल बाहर जमा हो जाते हैं, ठीक है, और ना सिर्फ वाटर है बल्कि इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पर वाटर के साथ साथ ग्लूकोज होगा, आयंस होंगे, और कुछ WBCs भी स्क्वीज होके बाहर चले जाते हैं।
जो चीज यहां से बाहर नहीं जा पाती वो क्या है? वो है लार्ज प्रोटीन्स और आरबीसीज, ये यहां से बाहर नहीं जा पाते। ठीक है, तो जो चीजें यहां से बाहर जा सकती हैं फिर वो कौन है? वो मैंने आपको पहले बता दिया, वाटर है, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, वो यहां से बाहर चले जाते हैं। अब देखिए, ना तो वो ब्लड का हिस्सा है क्योंकि ब्लड से तो वो बाहर निकल गए हैं, ना ही वो इस टिश्यू के साइटोप्लाज्म का हिस्सा है, बल्कि वो सेल से बाहर जमा हो गए हैं। ये जो यहां पर बाहर चीजें जमा हुई हैं, इसको हम नाम देते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड का, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, या फिर इसे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी कहते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की सिग्निफिकेंस ये है कि जो भी मटेरियल है जो कैपिलरी से निकलता है वो बेसिकली पहले इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाता है, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड से कहां जाता है? आगे सेल्स में जाता है। और जो मटेरियल सेल से कैपिलरी में आना होता है वो मटेरियल भी पहले इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आता है और वहां से कहां पर आता है? कैपिलरी के अंदर आता है। तो ये इसकी सिग्निफिकेंस है, ये आपने याद रखनी है। ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एक ही चीज होती है। ठीक हो गया जी। आखिरी पॉइंट की हम बात करेंगे कि कंट्रोल कैसा है आर्टरीज का। देखिए, आर्टरीज का जो कंट्रोल होता है वो होता है दो चीजों के पास। आर्टरीज को कंट्रोल करते हैं नर्वस सिस्टम और केमिकल्स, यानी केमिकल कोऑर्डिनेशन के थ्रू भी इसका कंट्रोल है और नर्वस सिस्टम के थ्रू भी इसका कंट्रोल है। यहां पर जो नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है वो होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का जो हिस्सा इन्वॉल्व होता है वो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। याद रखें, सिर्फ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर ज्यादा इनर्वेट करेगा तो स्मूथ मसल ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होंगे और इससे वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी, ब्लड वेसल का बोर और कम हो जाएगा। और जब इनर्वेशन कम होगी, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से कम मैसेज आएगा, तो फिर थोड़े से मसल्स डायलेट हो जाएंगे और बोर बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। दूसरे जो हैं वो केमिकल होते हैं, यानी कि हार्मोन्स होते हैं, वो भी क्या करते हैं? इसको कंट्रोल करते हैं, इसके डायमीटर को कंट्रोल करते हैं। ठीक हो गया। दूसरी चीज है कैपिलरीज। अब कैपिलरीज का जो कंट्रोल है ये भी तीन चीजों के पास होता है, नर्वस भी होता है, केमिकल के थ्रू भी होता है, और कैपिलरीज के सेल अपनी शेप को भी एडजस्ट करके क्या करते हैं? कॉन्स्ट्रिक्ट हो सकती हैं कैपिलरीज या डायलेट हो सकती हैं। जो नर्वस स्टिमुलेशन होती है, ये जरा गौर से सुनिएगा, जो नर्वस स्टिमुलेशन होती है वो कैपिलरीज को तंग कर देती है, कॉन्स्ट्रिक्ट करवा देती है। जो केमिकल्स हैं जैसे कि हिस्टामीन, वो कैपिलरीज को डायलेट करवा देता है। क्या करवा देता है? डायलेट करवा देता है। और तीसरी चीज, कैपिलरीज के जो अपने सेल होते हैं ये अपनी शेप को एडजस्ट करते हैं, जिससे कैपिलरीज तंग भी हो सकती हैं, डायलेट भी हो सकती है, यानी कॉन्स्ट्रिक्शन भी हो सकती है और डायलेशन भी हो सकती है। यहाँ तक डन हो गया। और इसके बाद है वेन्स। तो डेफिनेटली जो वेन्स हैं इनका कंट्रोल भी नर्वस और केमिकल दोनों होगा, क्योंकि इनके पास भी वैसा ही स्ट्रक्चर है जैसा कि किसी आर्टरी के पास होता है। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ विद कंपैरिजन। आपने इस कंपैरिजन को याद कर लेना है, तो इंशाल्लाह आपके जो एमसीक्यूज होंगे इस टॉपिक में से क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट हम मूव करेंगे ब्लड प्रेशर की तरफ कि व्हाट इज ब्लड प्रेशर। देखिए, हार्ट आपका जो है वो क्या करता है? पंप करता है। हार्ट आपका जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ड्यूरिंग सिस्टोल। जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है तो ब्लड जो है वो बहुत प्रेशर से निकलता है हार्ट से, और वो प्रेशर से निकल कर जाकर स्ट्राइक करता है एओर्टा के ऊपर। एओर्टा से आगे जब मूव करेगा तो अगली जो आर्टरीज हैं उनकी वॉल के ऊपर स्ट्राइक करेगा। तो ये जो प्रेशर ब्लड लगा रहा है ऑन दी वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। और मैंने आपको ये बता दिया कि ये कब लगता है? जब हार्ट पंप करता है, जब सिस्टोल होता है ये उस वक्त लगता है। ठीक हो गया। जब सिस्टोल होता है तो एक मैक्सिमम प्रेशर क्या होता है? एक्सर्ट होता है ऑन दी वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। और जब हार्ट रिलैक्स होता है तो वो प्रेशर की अमाउंट रिड्यूस हो जाती है, और उसके अगले ही लम्हे क्या होता है? हार्ट फिर से क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर से सिस्टोल होता है और फिर से प्रेशर लगता है। अगले लम्हे वो फिर रिलैक्स होगा और फिर से प्रेशर की अमाउंट रिड्यूस हो जाएगी। जो कॉन्ट्रैक्शन के दौरान प्रेशर है उसे हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, और उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है अप्रॉक्सीमेटली 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। और जब रिलैक्सेशन का फेज होता है तो उसमें जो प्रेशर होता है वो होता है 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ठीक है, तो ये जो 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी जो है
ये एक्चुअली एवरेज है। आपके बुक में एक वैल्यू दी हुई है 75 टू 85 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, उसकी जो एवरेज है वो बनती है 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो आपके पास जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है और जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है उसकी वैल्यू होती है 120 और 80, ठीक है। इसीलिए जब आप ब्लड प्रेशर देखते हैं तो इसको यूजुअली लिखा जाता है 120 ओवर 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, ठीक है। एनी ब्लड प्रेशर हायर देन दिस विल बी कंसीडर्ड एज हाइपरटेंशन, और अगर इससे कम होगा तो उसे हम हाइपोटेंशन या लो ब्लड प्रेशर कहेंगे, ठीक हो गया। अब जरा एक चीज नोट करें, आपके पास 120 वाली जो वैल्यू है ये एग्जिस्ट कर रही है एओर्टा में, आर्टरीज में जाते हुए ये वैल्यूज कम हो गई है, और इस तरीके से आर्टरीज में ये वैल्यू बिल्कुल कम हो गई है। तो ये प्रेशर कम क्यों होता जा रहा है? देखिए जो ब्लड प्रेशर है ये कम होता जाता है ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। जैसे जैसे ब्लड मूव करेगा ब्लड वेसल्स की वॉल रेजिस्ट करेंगी, बाइफुर्केशन भी होगी, तो उससे क्या होगा, उससे ये ब्लड प्रेशर ड्रॉप करता जाएगा, ठीक है। आप देखिए सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का जो प्रेशर का डिफरेंस है वो एओर्टा में एग्जिस्ट करता है, आर्टरी में एग्जिस्ट करता है, और आर्ट्रियोल के एंड पर पहुंचते पहुंचते वो डिफरेंस भी खत्म हो जाता है, ठीक है। वो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का प्रेशर डिफरेंस खत्म हो जाता है क्योंकि प्रेशर इतना रिड्यूस हो गया है कि अब उनको अलग अलग डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता, और कैपिलरीज में पहुंच के तो ये डिफरेंस बिल्कुल खत्म हो गया। देयर इज नो सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक इन कैपिलरीज एंड आल्सो इन वेन्यूल्स, वेन्स एंड वेना केवा, ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि ब्लड प्रेशर कम क्यों होता है, वो आप उसकी रीजन याद रखेंगे, रेजिस्टेंस है, ठीक है, और साथ ही साथ उसमें जो बाइफुर्केशन आती है उसकी वजह से होता है। अगर हम इसका एवरेज प्रेशर निकालें तो एवरेज प्रेशर जो है उसकी जो लाइन बनती है वो इस तरह से बनेगी, ठीक है। देखिए एवरेज प्रेशर का मतलब क्या है कि 120 और 80 का एवरेज निकाल लें, ठीक है। सॉरी ये यहाँ पर 100 पर है लाइन, 120 और 80 का जो आप एवरेज निकालेंगे वो कितना होगा, वो होगा 100, ठीक है। तो ये एवरेज प्रेशर की लाइन है, ये भी आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि जो एवरेज प्रेशर होता है वो 100 होता है, लेकिन बाद में वो डिक्रीज करता जाता है, डिक्रीज करता जाता है, और एंड पर जाकर ये सेम हो जाते हैं, ठीक हो गया। एक आखिरी बात जो है जो आपसे शेयर करनी है वो ये है कि अगर हम आर्टरीज की बात करें तो आर्टरीज का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है सेंटीमीटर क्यूब में, याद रखें वो कम होता है रिलेटिवली। क्या होता है, कम होता है। ये एरो नीचे की तरफ लगा रहा हूं, इसका मतलब है कि इनका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, कम होता है। क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता है तो डेफिनेटली वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। ये आपने याद रखना है, वेलोसिटी ज्यादा होगी। दूसरी तरफ जो वेन्स होती हैं इनका भी क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, कम होता है। इनका क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता है, इसी वजह से वेलोसिटी यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर वेलोसिटी ज्यादा होगी। और आखिर में जो कैपिलरीज होती हैं इनका जो भी क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, ज्यादा होता है। इनका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, ज्यादा होता है, लिहाजा यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, कम होगी। ये चीज आपने याद रखनी है, ये एक इंपॉर्टेंट जो है कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। तो ब्लड प्रेशर के टॉपिक में ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इस ग्राफ में देखना ये है कि एओर्टा के अंदर क्या प्रेशर एग्जिस्ट करते हैं, आर्टरी के अंदर कौन से प्रेशर एग्जिस्ट करते हैं, आर्टरीज में प्रेशर जो है उसका डिफरेंस खत्म हो जाता है, और आगे चल के ये प्रेशर ड्रॉप कहाँ तक आता है, ठीक है। एवरेज प्रेशर याद रखिएगा, इसकी रीजन याद रखें कि क्यों ब्लड प्रेशर जो है वो ड्रॉप करता है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। हमारा जो 4th लेक्चर होगा उसमें हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे लिम्फेटिक सिस्टम। अल्लाह हाफ़िज़।